गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स जो होते हैं लीनियर ऑपरेटर्स, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर्स की विशेषताएं, रैखिक संकारकों की विशेषताएं। हमने रैखिक संकारकों की डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा था कि रैखिक संकारक जो होते हैं वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे कि एक तो अगर हम उन्हें किसी वेव फंक्शन के सामने जैसे साई1 साई2 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, उन पर अगर हम उन्हें ऑपरेट करवाते हैं, जहाँ पर हमारा ई के जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये दोनों पर समान रूप से ऑपरेट होगा। और अगर कोई नियतांक इनके साथ में है, जैसे C1 और C2 होते तो नियतांक आगे आ जाते हैं, यानी उनके ऊपर ही ऑपरेट नहीं होता। एक दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स के लिए होता है कि यदि हम किसी ऑपरेटर के दाईं साइड कोई फंक्शन को रखेंगे तभी ये उस पर ऑपरेट होकर हमें वैल्यू देगा, एक नया फलन देगा। अगर ये बाईं साइड हमने रखा हुआ है ऑपरेटर के तो इसका हमें कोई भी मान नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर ये इसके ऊपर ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पढ़ रहे रैखिक संकारकों की विशेषताएं। रैखिक संकारकों की विशेषताओं में फर्स्ट डेफिनेशन है योज्य संकारक। योज्य या योगात्मक संकारक, ये जो लीनियर ऑपरेटर होते हैं, रैखिक संकारक होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर हमारे पास में, जैसे मान लो ए केप और बी केप हैं, अगर ये दोनों रैखिक हैं तो इन दोनों का जो सम होगा, जो योग होगा, वो भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा। जैसे मान लो ए केप और बी केप दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं, तो ए केप प्लस बी केप, इन दोनों को मिलाने पर जो हमें नया ऑपरेटर मिल रहा है, यहाँ हम कहें कि ए केप और बी केप का जो सम है वो खुद भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा, ए केप प्लस बी केप साई होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं किन्हीं दो संकारकों, किन्हीं दो रैखिक संकारकों किन्हीं दो रैखिक संकारकों ए केप तथा बी केप का योग भी एक रैखिक संकारक होता है। योग भी एक रैखिक संकारक होता है। ठीक है, ये दो रैखिक संकारक जो होंगे अपने पास में, उनका योग भी क्या होगा, एक रैखिक संकारक होगा। अर्थात ए केप प्लस बी केप साई इक्वल टू, ये भी रैखिक संकारक है, तो ये दोनों समान रूप से साई पर ऑपरेट होंगे, ए केप साई प्लस बी केप साई। इसी प्रकार ए केप माइनस बी केप भी रैखिक संकारक होगा। ठीक है, इन दोनों का समेशन जो होगा वो भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा और इन दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो भी एक लीनियर ऑपरेटर होगा। एक तरीके से जो लीनियर ऑपरेटर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, योज्य संकारक होते हैं। अब योज्य संकारकों की विशेषताएं हैं। योज्य संकारक की विशेषता है कि योज्य संकारक जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो पहला है क्रम विनिमय
ए के प्लस बी के योज्य संकारक ए के प्लस बी के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ए के और बी के दो रैखिक संकारक हैं उनका जो योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात ए के प्लस बी के साइन इक्वल टू बी के प्लस ए के साइन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये जो योग है ए के प्लस बी के दो लीनियर ऑपरेटर का जो सम है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है ए के प्लस बी के साइन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए के साइन प्लस बी के साइन। ठीक है। अब यदि हम मान लेते हैं ए के साइन इक्वल टू 5 तथा बी के साइन इक्वल टू 5 है। ए के साइन इक्वल टू 5 बी के साइन इक्वल टू 5 है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो इनका सम है उससे हम किसी एक फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं, एक फलन के ऊपर संक्रिया करवा रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो साई और फाई जो है दो फलन हैं, ये दोनों स्वेच्छ तरंग फलन हैं। तरंग फलन क्या होते हैं इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली यूनिट के अंदर। तो जो यहाँ पर तुम ओनली ये समझ लो कि ये दो फलन हैं, बाकी ये दोनों तरंग फलन होते हैं, उनकी पूरी डिटेल एक्सप्रेशन है हमारी अगली यूनिट में। तो यहाँ से हो जाएगा कि ए के साइन इक्वल टू 5 तथा बी के साइन इक्वल टू 5 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? यहाँ पर ए के साइन की जगह हम लिख देंगे 5 प्लस 5। अभी जो 5 और 5 है दो तरंग फलन में यहाँ पे, तो इन दोनों फलनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों समीशन हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं इसे 5 प्लस 5। तो ये हो जाएगा बी के साइन प्लस ए के साइन। इसे हम वापस से लिख सकते हैं बी के प्लस ए के साइन। तो दो जो रैखिक संकारक थे उनका जो योग होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। नेक्स्ट है कि जो रैखिक संकारक जो होते हैं उनका योग जो है थर्ड, दो रैखिक संकारकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल टू सी के। ठीक है। तो दो रैखिक संकारकों का जो योग होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और साहचर्य नियम का पालन करेगा। रैखिक संकारकों की
नेक्स्ट विशेषता है गुणनात्मक संकारक। इनकी पहली विशेषता थी कि ये युग्म संकारक थे, यानी अगर दो ऑपरेटर अपने पास में इस तरह से हैं कि दोनों लीनियर हैं तो उनका सम भी लीनियर होगा। और इसी तरह से इनकी नेक्स्ट जो विशेषता है अपने पास में क्या है कि अगर कोई भी दो संकारक लीनियर हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा, एक संकारक होगा। तो हम देख सकते हैं दो रैखिक संकारकों का गुणन भी एक रैखिक संकारक होता है। ठीक है, तो जो दो रैखिक संकारक होंगे उनका गुणन भी क्या होगा, रैखिक संकारक होगा। अर्थात यदि ए के तथा बी के दो रैखिक संकारक हैं तो इनके गुणन से प्राप्त संकारक सी के इक्वल टू ए के बी के तथा डी के इक्वल टू बी के ए के भी रैखिक संकारक होंगे। ठीक है, तो ए के और बी के दो लीनियर ऑपरेटर हैं। यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नया ऑपरेटर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रैखिक संकारक होगा। इसी तरह से जो डी केप है वो क्या है, बी केप और ए केप का मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हम इन दो को अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो प्लस था ए केप प्लस बी केप वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो ए केप और बी केप यानी सी केप और जो डी केप है वो इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ तक लिख लो पहले। ठीक है, अब हम लिखेंगे गुणात्मक संकारक। गुणात्मक संकारक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात सी केप नॉट इक्वल टू डी केप। सी केप नॉट इक्वल टू डी केप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे सी केप इक्वल टू ए केप बी केप है तथा बी केप साई इक्वल टू 5 है। अतः सी केप साई को हम क्या लिख सकते हैं,
ए के बी के साई। अब जो संकारक होते हैं गुणात्मक संकारक, उनके अंदर क्या होता है कि ये हमेशा दाई साइड से ऑपरेट होना शुरू होते हैं। यदि हमारे पास में इस तरह से ऑपरेटर्स हैं ए के बी के सी के डी के, और इन्हें हम ऑपरेट करवा रहे हैं किसी फंक्शन के ऊपर, साई के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं, तो ये इधर से ऑपरेट होना स्टार्ट होंगे। जैसे सबसे पहले ए के बी के सी के वैसे कैसे रहेंगे, और डी के साई का हमें मान मिलेगा। डी के साई का हमें कुछ ना कुछ मान मिला, उसके बाद में क्या होगा, मान लो इसका मान फाई आ गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे सी के फाई। अब सी के इसके ऊपर ऑपरेट होगा, सी के ऑपरेट होने के बाद में मान लो हमें कोई फलन एफ मिल रहा है, तो अब हमारे पास मान आएगा बी के एफ। अब बी के इस एफ के ऊपर ऑपरेट होगा, बी के के ऑपरेट होने के बाद हमारे पास में कोई नया फलन मान लो कुछ भी वाई आया, इसको हम ए के पे ऑपरेट कराएंगे, अब हमें लास्ट मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ऑपरेटर्स जो होते हैं दाईं साइड से ऑपरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में दो ऑपरेटर हैं, ए के और बी के। तो इन दोनों को अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी के साई का मान हमें मिला ए के, बी के साई का मान हमें मिल गया, हमने यहाँ पे ले रखा है फाई। तो ये अब ए के जो है वो इसके ऊपर ऑपरेट हुआ साई पे, अब बी के ऑपरेट हो चुका है साई के ऊपर, उसके बाद हमें क्या मिला है, फाई मिला है। अब हम फिर से ए के ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें वापस से फाई ही मिल जाएगा, कुछ नया हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एफ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमें सी के साई का मान एफ मिल गया, अब हम ऑपरेट कराते हैं। अब डी के साई, तो डी के क्या है, बी के ए के, डी के जो है वो बी के ए के साई है, यानी अब जो ए के है वो साई पे पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद बी के होगा। तो ए के जो साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, ए के फाई के ऊपर ऑपरेट हुआ था, तब हमें एफ मिला था। अब ए के जो है वो साई के ऊपर ऑपरेट होगा, तो हमें कोई भी मान मिल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फाई या एफ ही हो, ये कोई भी मान हमें मिला। मान लो हमने कोई भी वाई दे दिया बी के, ठीक है, अब बी के को हमने वाई पे ऑपरेट कराया, तो हमें कुछ और मान मिल रहा है। से हम कोई फलन W दे देते हैं, तो यहाँ पर जो सी के साई या सी के को हमें साई पे ऑपरेट करवाकर ये वाला मान मिला था, और डी के को हमें साई पे ऑपरेट करवा के ये फलन मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अतः पहले हम यहाँ स्पेस लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लो पहले। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि ए के साई ही फाई ही हो, अतः सी के नॉट इक्वल टू डी के, या ए के बी के नॉट इक्वल टू बी के ए के। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो कोई फंक्शन है, माना कोई फलन साई है, ठीक है, तथा दो संकारक ए के इक्वल टू एक्स तथा बी के इक्वल टू डी बाय डी एक्स है। ए के हमारे पास में क्या है, एक्स है, और बी के जो है वो डी बाई डी एक्स है। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी देखनी है, ये तरह विनिमय नियम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं।
तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ए केप बी केप साई, तो ए केप बी केप साई में क्या मिल जाएगा, ए केप का मान क्या है x, ये हो गया डी बाई डी एक्स, ये एक्स केप, ये डी बाई डी एक्स और ये हो गया साई। तो इसे हम लिख सकते हैं, अब एक्स केप जो होता है ऑपरेटर, स्थिति सदिश का जो ऑपरेटर होता है वो खुद ही रहता है, यानी एक्स केप का मान एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया एक्स, डी बाई डी एक्स हमने किया तो हमें मिल गया डी साई बाई डी एक्स, यानी ए केप और बी केप साई का मान हमें ये मिल गया। अब हम कर रहे हैं बी केप ए केप साई, तो बी केप हमारा क्या है डी बाई डी एक्स, ए केप क्या है हमारा एक्स केप और साई। अब पहले ये ऑपरेट होगा क्योंकि दाईं साइड से ऑपरेट होता है, तो जब हमने एक्स केप को साई के ऊपर ऑपरेट करवाया तो एक्स जो ऑपरेटर है एक्स केप वो ओनली एक्स ही रहता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स साई, ये एक्स साई ही रहेगा। अब हमारे पास में ये एक्स साई का मल्टीप्लाई है, यानी अब अगर हम इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स भी एक्स का फलन है और साई भी एक्स का फलन है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं चाहे साई एक्स है। तो अब हमें मान मिलेगा डी बाई डी एक्स यू डॉट वी से इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो डी बाई डी एक्स जब एक्स पे ऑपरेट होगा तो हमें मिल गया 1 यानी ओनली साई, प्लस अब डी बाई डी एक्स जो है वो साई पे ऑपरेट होगा तो एक्स प्लस एक्स ऐसे कैसे और डी साई बाई डी एक्स। तो अब हमें जब हमने ए केप बी केप साई किया तो हमें मिला एक्स डी साई बाई डी एक्स, और जब हमने बी केप ए केप साई किया तो हमें मिला साई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स, यानी ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। तो जो ए केप बी केप साई है, ए केप बी केप या फिर हम इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें, इसे हम लिख सकते हैं ए केप बी केप साई इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स और साई को अलग से लिख लें, यानी ए केप बी केप दोनों क्या मिले हमें एक्स डी बाई डी एक्स मिले, यानी जो सी केप है हमारा नया हमें ये मिला। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, साई को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स साई, यानी बी केप ए केप साई का मान हमें ये मिला, तो बी केप ए केप इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो बी केप ए केप इक्वल टू अपने पास से मिला 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी केप, यानी हमें सी केप और डी केप का मान इक्वल नहीं मिल रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका मतलब ये जो रैखिक संकारक है दो, इन दोनों का जो गुणन होता है मल्टीप्लिकेशन, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये कम्यूटेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सी केप नॉट इक्वल टू डी केप रहेगा। अब यदि अपने पास में जैसे यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का मल्टीप्लाई था, ए के बी के, दो से ज़्यादा होते हैं सी के डी के। अब यदि सेम ऑपरेटर ही बार बार ऑपरेट हो रहा हो, जैसे कि हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स टू डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो, एक ही ऑपरेटर बार बार ऑपरेट हो रहा हो तो हम उसे क्या लिखेंगे उसकी पावर के फॉर्म में, जैसे ए केप इस तरह से बार बार है, तो इसे हम ए केप क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर 3 बार किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा। और यदि हमारे पास में e की पावर ए केप है तो e की पावर ए केप को हम नॉर्मली जैसे e की पावर x को बोलते हैं, वैसे हम इसे ओपन करेंगे e की पावर ए केप 1 प्लस ए केप स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस
ए के क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह से ये ओपन होगा। अब नेक्स्ट है हमारा इकाई संकारक। इकाई संकारक वह संकारक होता है जिसे हम किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करवाएं तो वो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, कोई नया मान प्राप्त नहीं हो। जैसे कि हमारी मैट्रिक्स होती है इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो इकाई मैट्रिक्स होती है अगर हम आई कैप को किसी के ऊपर भी ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होता है, जैसे इकाई मैट्रिक्स से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से हमें इकाई संकारक में भी क्या होगा, यदि हमने इकाई संकारक को यूनिट ऑपरेटर को किसी भी फलन पे ऑपरेट करवाया तो हमें वापस वही ऑपरेटर मिल जाएगा। इकाई संकारक वह संकारक होता है जिसे किसी फलन पर संक्रिया करवाने पर वह 1 से गुणा हो जाता है। जैसे आई कैप साई इक्वल टू साई, यानी ये नॉर्मली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कुछ भी कोई संक्रिया नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः इकाई संकारक के लिए आई कैप साई, या कोई भी और फलन है अपने पास में, आई कैप साई इक्वल टू साई आई कैप इक्वल साई होता है। यानी इसे चाहे हम ऑपरेट कर रहे हैं या नॉर्मली मल्टीप्लाई करें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ओनली साई का साई ही रहेगा। नेक्स्ट संकारक है शून्य संकारक। शून्य संकारक वह संकारक होता है जिसे किसी फलन पर संक्रिया करवाने पर वह फलन 0 से गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर हम शून्य संकारक को किसी भी फलन पर संक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुणा हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। इसे ओ कैप से लिखते हैं, ओ कैप या 0 कैप।
या ठीक है, ये जीरो के साइज अपने पास में जीरो है, इसके लिए हम लिख सकते हैं अतः किसी शून्य संकारक के लिए जीरो के साई इक्वल टू साई जीरो के इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सारे संकारक होते हैं।